Hello friends, so today we will discuss the topic special state selection criteria. टॉपिक 5 में है, पेपर 5 में है यूपीपीसीएस मेंस में। यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश लगातार डिमांड करता रहता है। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं तो ये डिमांड लगातार बढ़ती ही जाएगी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में भी था, आंध्र प्रदेश ने 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, उसकी कंटिन्यूसली लास्ट ईयर उनकी डिमांड रहती, सुप्रीम कोर्ट भी वो लोग गए थे कि 3 स्टेट कैपिटल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये डिमांड में लगातार रहता है। जब जब लोकसभा का कोई भी सेशन होता है तो कोई ना कोई उनका एमपी इस तरह की डिमांड लेके आता है कि आप डिमांड करें कि हमको स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। बिहार भी कभी बिहार में भी इलेक्शन है तो उनके मैनिफेस्टो में भी होता है कि हम स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एजेंडा क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो थे उनकी हिस्ट्री क्या रही है, नीड क्या थी इनकी, अर्लियर फॉर्मुलेशंस क्या थे, किस तरह से पॉलिसी डेवलप हुई विद द टाइम। जी.आर. गाडगिल जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो मॉडिफिकेशन हुए विद द टाइम, प्रणब मुखर्जी ने क्या रोल था, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला क्या था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और अगर यूपी में अगर बाइफर्केशन होता है, अगर यूपी का बाइफर्केशन होता है तो जो अलग राज्य बनेंगे, जैसे बुंदेलखंड हुआ या बघेलखंड हुआ, तो इनको स्पेशल स्टेटस क्राइटेरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे उत्तराखंड जो था, ठीक है, उसको स्पेशल स्टेटस क्राइटेरिया मिल गया था 2001 में, ठीक है। इसी तरह जब तेलंगाना बना था तो उसको भी 2014 में स्पेशल स्टेटस क्राइटेरिया मिल गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैप थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा सा ऊपर भी ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ऑफेंड मत होना अगर कोई आप तेलंगाना से हैं, अगर आप कोशिश कीजिए सही बनाने की, लेकिन थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ये फिगर ये जगनमोहन रेड्डी का है, ये आपका नवीन पटनायक जी का है। तो ये क्या है, ये सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, उड़ीसा भी डिमांड कर रहा है कि हमको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मिले। आंध्र प्रदेश कर ही रहा है, गोवा भी करता है, राजस्थान भी करता है, बिहार भी करता है। तो स्टार्ट करते हैं अर्लियर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इनिशियली क्या था कि जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिली तो हम लोगों के पास, सेंटर के पास इतना पैसा था नहीं कि वो किसी स्टेट्स को इस तरह से असिस्ट करे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो ये था कि हम लोगों का जो टारगेट था जनरली वो ये था कि जो पार्टीशन के कारण जो भी लॉस हुआ है कंजम्पशन लेवल पे, या फिर जो भी इकोनॉमी पीछे गई है, उसको प्री पार्टीशन लेवल या प्री इंडिपेंडेंस लेवल पर लाया जाए। सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंस दी गई कि स्पेशल ग्रांट्स दी जाए जो भी पुअरर या बैकवर्ड स्टेट्स हैं। अब पुअरर और बैकवर्ड स्टेट्स जो थे, ठीक है, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया कि विच डिड नॉट हैव इनफ कैपिटल एसेट्स। कुछ स्टेट्स ऐसे जिनके पास कैपिटल एसेट्स इतना नहीं था कि उनके पास इनफ मनी हो कि अगर उन्होंने सेंटर से अगर लोन कोई लिया है तो वो उसको रिपे कर पाए। तो इस तरह के स्टेट्स को सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में कहा कि इनको स्पेशल ग्रांट्स मिलनी चाहिए, ठीक है। अब एक इशू ये भी था कि आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई वे ऑफ मीन्स, वे एंड मीन्स आप जानते ही हो, उसके तहत आरबीआई भी सपोर्ट करता था क्या इन स्टेट्स को। लेकिन अगर इनके पास खुद का रिसोर्स जनरेशन कैपेसिटी नहीं होगी तो ये इस तरह के लोन को रिपे कैसे कर पाएंगे। तो केवल सेंटर का लोन नहीं था, आरबीआई के लोन भी इसमें इंक्लूडेड किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें इशू ये हुआ कि सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में, मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, कि जो ग्रांट्स थी वो स्कीम से अटैच होती थी। तो जो भी स्टेट्स जिनके पास लार्जर रिसोर्स थे वो ऐसी सारी स्कीम्स को ले लेते थे जिनके साथ ज़्यादा ग्रांट्स अटैच होती थी। तो स्मॉलर स्टेट्स जो थे उनके पास ये स्कोप ही नहीं था कि वो ऐसा प्लान सेंटर के सामने रख पाए कि कोई या फिर कोई ऐसी स्कीम एडॉप्ट कर पाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट हो। तो इसके कारण क्या हुआ, रीजनल फिस्कल डिस्पैरिटी और ज़्यादा हुई, पुअर स्टेट और ज़्यादा पुअरर हो गए। और फिर हमने देखा है कि आइसलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट बनने लगे, कोस्टलैंड ऑफ गरीबी बनने लगे। उसके बाद आपने सुना होगा बीमारू राज्य,
जिसे बोला गया, वो भी इस तरह से डेवलपमेंट होने लगा। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, ऑल्दो ये विवालुटम बाद में दिया गया है, 1980s में दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग जो है शुरुआत से ही हो गई थी। और इस तरह का काम ना हो इसलिए जो ये जी.आर. गाडगिल हैं उन्होंने बोला था कि वी नीड टू डिवाइस अ फार्मूला टू रिड्यूस दिस इनहेरेंट इनकैपेबिलिटीज प्रेजेंट इन सम स्पेशल स्टेट्स बाय गिविंग देम स्पेशल असिस्टेंस। So what was the need to bring it at first place? Why we need कि आपको कुछ रीजन्स को स्पेशल असिस्टेंस देना है? तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट हुआ वो कुछ पॉकेट्स में हुआ। कुछ पॉकेट्स में हुआ जहाँ पर पहले से ही इनहेरेंट रिसोर्स एंड कैपेसिटी थी, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, जहाँ पर हिस्टोरिकली डेवलपमेंट कंसंट्रेटेड था, जैसे कोस्टल एरिया हुए, या फिर पोर्ट जहाँ पर है, या फिर जहाँ पर लेबर और ट्रेडिंग कम्युनिटी अवेलेबल है। इन जगहों पर डेवलपमेंट पहले से हो रहा था, ठीक, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर वाज इजी टू मेंटेन। लॉ एंड ऑर्डर इजी टू मेंटेन कहाँ पर होगा? जहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस पहले से है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर मनी प्रिवेल कर रही है। इन सारी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इजी होता है, क्योंकि लोगों को पैसा कमाने के संसाधन जुटाने में कोई इतनी ज़्यादा ट्रबल नहीं होती है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इजी होता है। तो उन एरिया जहाँ पर ये सारी कंडीशन मेट नहीं हो रही थी, वो क्या हुए? दे लैग्ड बिहाइंड इन द रेस, एंड वाई द फोर्थ 5-year प्लान नीड वाज फेल्ट टू डाइवर्सिफाई द डेवलपमेंट in these areas and hence come a special classification। तो 1969 में एक स्पेशल क्लासिफिकेशन आया, उसे कहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, SCS। तो उसके अंडर क्या कहा गया? उसके अंदर कहा गया कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल प्लान असिस्टेंस देगी। सेंट्रल प्लान असिस्टेंस क्या था कि डॉक्टर D.R. गाडगिल जो थे वो उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, सॉरी। तो उन्होंने फोर्थ 5 ईयर में कहा सेंट्रल प्लान असिस्टेंस के बारे में, और कहा कि इनिशियली ये जो 3 स्टेट थे, असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड, ठीक है, इनको दिया गया सेंट्रल प्लान असिस्टेंट के थ्रू कि हम इनको अलग से सेंटर जो है मदद करेगी फाइनेंशियली, ठीक है। अब क्राइटेरिया था क्या? इनिशियली जो क्राइटेरिया था वो ये था, हिली टेरेन, अगर कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे सेफ्टी की ज़रूरत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर अलग से स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए लोगों को, आर्मी की प्रेजेंस चाहिए, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, एंड नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस है। मतलब स्टेट में रिसोर्सेज है ही नहीं, स्टेट इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो अपने अपने आप को खुद से फाइनेंस कर पाए। तो उस समय से ही फिस्कल फेडरलिज्म जो था वो स्टार्ट हो गया था, कि ऐसी सारी जगहों पर कि अगर कोई स्टेट इस तरह का है जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर बॉर्डर मिल रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी हिस्टोरिकली जो कैपिटलिज्म है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया है, और स्टेट्स की खुद की कैपेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर किसी तरह की इंडस्ट्री या डेवलप हो पाए, ठीक है। तो ये सेंटर प्लान असिस्टेंस हुआ। सेंटर प्लान असिस्टेंस के बाद क्या हुआ कि 1979 तक टोटल 10 स्टेट्स ऐसे थे जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डाल दिया गया। जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, पहले हिमाचल प्रदेश जो था वो पेप्सू का हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। फिर जब हिमाचल प्रदेश अलग हुआ तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया, सिक्किम को डाला गया, फिर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं सारे उन सबको डाला गया। और ये जैसे जैसे ये बनते गए वैसे वैसे इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट डालती रही, और इनके डेवलपमेंट के लिए सेंटर प्लान असिस्टेंस दिया गया। अब गाडगिल फार्मूला क्या था? गाडगिल फार्मूला जो था वो थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान में, और प्लस जो आपका प्लान हॉलीडे था उसमें भी। तो क्या था कि पॉपुलेशन के बेसिस पर क्राइटेरिया जो था, स्टेट्स के पर कैपिटा टैक्स इनकम कितनी है, टैक्स रिसीव्ड कितना है, और स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, ये क्राइटेरिया इनिशियली थे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कितना फंड मिलेगा। इसमें पर कैपिटा इनकम जो थी वो केवल 10% उसका क्राइटेरिया रखा गया था। इसमें प्रॉब्लम ये दिक्कत आई इनिशियली, तो फिर इसने क्या किया कि पर कैपिटा इनकम जो थी केवल 10% थी, तो बाकी 90% जो था उसमें जो आपके रिच स्टेट्स थे उनको इक्वल शेयर मिला। केवल जो पर कैपिटा इनकम
केवल 10% रिसोर्सेज जो थे वो पुअर स्टेट्स के लिए बचे रहे। तो रिच स्टेट्स को क्या हुआ, फायदा हुआ। प्लस आप, मैंने जैसे पिछले बताया था कि थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि एक स्टेट्स को सेंटर क्या करता था कि एक सेट ऑफ क्या देता था, सेट ऑफ स्कीम्स देता था, ठीक है। वो कहता था अगर आप ये सेट ऑफ स्कीम्स देंगे तो इससे अटैच इतने करोड़ का लोन या इतने इतने करोड़ की ग्रांट्स हम आपको दे देंगे। अब क्या था, जो स्टेट्स रिच थे वो ऐसी स्कीम्स को चूज कर लेते थे जिसमें ग्रांट्स ज़्यादा हों, और ओबियसली ग्रांट्स उसी में ज़्यादा होगी जो स्कीम्स बड़ी होगी। तो जितने भी रिच स्टेट्स थे उन सबको ऐसी सारी स्कीम्स मिलने लगी जिसमें ग्रांट्स ज़्यादा थी, और जो पुअर स्टेट्स थे उनको वो अपना जो प्लान था वो इस तरह का डेवलप ही नहीं कर पाते थे जिसमें वो अपने आप को खुद से फंड कर पाए, तो उनको ऐसी स्कीम्स नहीं मिली। तो ऑल्दो देयर वर दीज प्रोसेसेस एंड दीज क्राइटेरिया वर प्लेस्ड, लेकिन इस तरह का रिजाइम नहीं था कि उनको फायदा मिल पाए। तो हुआ क्या, जैसे मैंने लिखा है, अ बेगर कैन नॉट बी ए चूजर। तो जिन लोगों को ऑलरेडी बस ये जरूरत थी कि हमें पैसा मिल जाए, तो वो चूज नहीं कर सकते थे कि हमें पैसा कितना मिल रहा है, कब मिल रहा है। तो हुआ क्या कि जितने भी स्टेट्स थे जिनके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर था, जिनके पास इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी, जिनके पास हिस्टोरिकली इंडस्ट्री पहले से डेवलप नहीं थी और ट्रेडिंग कम्युनिटी नहीं थी, या फिर जो बॉर्डर से मिल रहे थे, या फिर जिनके पास ऑलरेडी जो पॉपुलेशन थी उनमें लिटरेसी इतनी नहीं थी कि वो अपने आप को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर पाए, वो सारी जो स्टेट्स थे वो सारे धीरे धीरे डेवलपमेंट की रेस में पीछे होते गए। और 1980s में अगर आपको पता हो कि बीमारू एक टर्म निकाला गया था कि ये बीमारू स्टेट्स हैं। बीमारू स्टेट्स, ये राजीव गांधी को एक पेपर दिया था, कोई मिस्टर घोष थे, मुझे आशीष घोष या नाम था शायद उनका, आशीष बोस, आशीष बोस, हाँ आशीष बोस नाम था उनका, आशीष बोस। उन्होंने टर्म दिया था बीमारू राज्य। उसमें इन्होंने कहा था BI फॉर बिहार, M फॉर मध्य प्रदेश, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान और U फॉर उत्तर प्रदेश। कि ये जो राज्य हैं चार, ये इन लोगों के कारण क्या होता है, डेवलपमेंट जो है, सारा का सारा डेवलपमेंट का फंड है, सारा सारा डेवलपमेंट है वो इन स्टेट्स में ही लग रहा है, और ये सिंक है, इन डेवलपमेंट हो नहीं रहा है लेकिन सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इसमें जा रहा है। तो एक्चुअली इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि इन स्टेट्स को इतनी फंडिंग मिल नहीं पाती थी, या ये स्टेट्स कैपेबल थे ही नहीं कि उन स्कीम्स को ले सकें जिनसे इनको ग्रांट्स ज़्यादा मिल पाए। तो इस तरह का जब ये पेपर रखा गया तो फिर गार्डगिल फार्मूला को रिवाइज करने की नीड हुई। गार्डगिल फार्मूला को रिवाइज किया गया 5th and 6th 5 ईयर प्लान में 19 और एनुअल प्लान 1990-91 में। तो फार्मूले को मॉडिफाई किया गया और जो पर कैपिटा इनकम का जो वेटेज था वो 20% कर दिया गया 10% से, और इसको NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 1980 में जो था वो एडॉप्ट कर लिया। अब इसमें देखो क्या था, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज तो हुई, लेकिन दिक्कत क्या हुई, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो इस पर कैपिटा इनकम के मार्जिन के जस्ट ऊपर थे, ठीक है। जब ये जस्ट ऊपर होंगे तो फिर इनको क्या होगा, वो 20% फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यूपी है, यूपी के पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा है तो वो 20% फंड तो यूपी को मिलेगा नहीं। तो और यूपी को फाइट फिर किससे करनी पड़ेगी, जो रिच स्टेट्स हैं, तो उनको दिक्कत हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल्सो गैप फ्रॉम पर कैपिटा इनकम फ्रॉम रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट स्टेट्स इज नॉट अकाउंटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि अगर किसी की इनकम 10,000 रुपये है किसी की, और किसी की 1,00,000 रुपये है, तो आप 10,000 रुपये वाले को भी उसी क्राइटेरिया में नहीं लग सकते हो जो 1,00,000 वाले को करोगे। कुछ तो इसमें डिस्टेंस का कुछ फर्क होना चाहिए कि 1,00,000 वाले को कम मिलेगा, 50,000 वाले को उससे कम मिलेगा, 10,000 वाले को उससे कम मिलेगा, सॉरी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो क्राइटेरिया था ये इसमें दिक्कत थी, जो डिस्टेंस मेथड और डेविएशन मेथड को फिर बाद में लाया गया, जिससे ये पता चला कि भाई जितना आप एवरेज नेशनल इनकम से दूर हैं और जितना आप गरीब हो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपको एक लाइन बना दी गई, अगर आप इससे 1 रुपया भी ऊपर है तो नहीं मिलेगा, 1 रुपया नीचे है तो आपको मिल जाएगा। तो गाडगिल मुखर्जी फार्मूले की बात करते हैं, तो गाडगिल मुखर्जी जो फार्मूला था उससे पहले एक माइनर चेंज लाया गया था, जिसमें 1 साल के लिए लाया गया था। उसमें पॉपुलेशन के शेयर को 60% से कम करके 60% से कम करके 55% कर दिया गया था,
ठीक है। और ये जो 5% का जो क्राइटेरिया 5% जो पोर्शन था वो स्पेशल प्रॉब्लम्स जो इस स्टेट्स की थी उनकी ओर टारगेटेड कर दिया गया था। लेकिन ये केवल 1 साल के लिए था, उसके बाद रिवाइज गार्डिगर-मुखर्जी फार्मूला आया। ठीक है। तो गार्डिगर-मुखर्जी फार्मूला में क्या था कि आप अगर जैसे सेंटर के पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? सबसे पहले उसमें से वो रुपए निकाल देगी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए। जो बाहर से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको क्या इंटरेस्ट देना है, क्या उनका है, उसके लिए रुपए निकाल लिए। ठीक है। उसके बाद स्पेशल एरिया प्रोग्राम जो चलता है उसके लिए रुपए निकाल लिए। इन दोनों के लिए जब रुपए निकाल लिए, मान लिया इनके लिए उन्होंने रुपए निकाल दिए 10 रुपए, तो जो 90 रुपए बचे, उस 90 रुपए का जो था 30% जो था, ठीक है, वो किससे दिया गया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दे दिया जाता था। ठीक है। बाद का जो बचा आपका 90% का 30% अगर हम हटा दें तो 90 में से कितना गया? 27% ही चला गया, 27% चला गया। 30% कम कर दो तो इसमें बचा आपका 63। तो ये जो 63 रुपए जो बचे वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे इस क्राइटेरिया के अंदर। ये क्राइटेरिया क्या था कि पॉपुलेशन का वेटेज होगा 60%, पर कैपिटा इनकम का वेटेज होगा 25%। और ये 25% को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? 20% और 5%। 20% था डेविएशन मेथड और 5% था डिस्टेंस मेथड। अब 20% डेविएशन मेथड का मतलब था कि जो आपकी एवरेज नेशनल इनकम है, एवरेज नेशनल इनकम है, इससे नीचे जो भी स्टेट्स हैं उनको कितना नीचे है, उनका डेविएशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग रुपए दिए जाते थे। ये जो 5% है वो डिस्टेंस मेथड के अकॉर्डिंग था। उसमें क्या था कि एवरेज नेशनल इनकम के ऊपर जितने भी स्टेट्स हैं उनकी डिस्टेंस ली जाती थी रिचेस्ट स्टेट्स की, जो रिचेस्ट स्टेट है उसकी इनकम से। ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि जो स्टेट्स जो 5% डिस्टेंस मेथड है उसमें आपकी डिस्टेंस किससे ली जा रही है? जो रिचेस्ट स्टेट है उसकी एवरेज इनकम से। एवरेज इनकम निकालते थे लास्ट 3 ईयर्स की, ये भी याद रखने की जरूरत है। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज लेते थे। और जो डेविएशन मेथड है उसमें क्या करते थे, आपका जो एवरेज नेशनल इनकम है इंडिया की, उससे नीचे के जो स्टेट्स हैं उनका कितना डेविएशन हो रहा है एवरेज नेशनल इनकम से, उसके अकॉर्डिंग रुपए दिए जाते थे। इसके बाद आता था जो आपका 7.5% था वो आपका था परफॉर्मेंस बेसिस पे। जैसे टैक्स पॉलिसी आपकी कैसी है, कितना टैक्स आप अर्न कर पा रहे हो, ठीक है, फिजिकल मैनेजमेंट पर, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर, कंप्रोमाइजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल पर। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी। इस इलिटरेसी में क्या था कि फीमेल इलिटरेसी को ज़्यादा फोकस किया गया था कि फीमेल लिटरेसी कितना आप बढ़ा रहे हो, इसके बेसिस पे दिया जा रहा था। उसके बाद एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स को आप कितना टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो, इसके बेसिस पे था। लैंड रिफॉर्म्स को भी 0.5% दिया गया था। ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स थी, उनको 7.5% जो था क्राइटेरिया इसमें दिया गया था। अब आते हैं कि जो स्पेशल प्रॉब्लम्स थी उनको एनडीसी ने कैसे डिफाइन किया था। तो एनडीसी प्रॉब्लम जो थी उसमें क्राइटेरिया था कि कोस्टल एरिया की स्पेशल प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है। फ्लड और ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए क्या है कि अगर कहीं फ्लड आ जाती है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो उसे दे दो। ठीक है। स्पेशल इन्वायरमेंटल इशूज़। स्पेशल इन्वायरमेंटल इशूज़ में क्या होगा कि अगर इसमें भी देखो, अगर कहीं ड्रॉट हो गया या फिर कहीं पर कहीं ओले पड़ गए या फिर कहीं कोई विशेष बीमारी आ गई इन्वायरमेंट के कारण, इस तरह का। इस पांचवा क्या था? एक्सेप्शनली स्पार्स एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है। अब जैसे लद्दाख हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका कच्छ का रन हुआ, रन ऑफ कच्छ हुआ, या फिर राजस्थान में हुआ, इन सारे एरियो में क्या करेंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुए, तो ये स्पेशल प्रॉब्लम जो आती है वो हुआ। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम इन अर्बन एरिया। अच्छा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये अक्सर जो अगर एमसीक्यू में आया तो जनरली लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो इसको भी उसमें कंसिडर किया गया। ठीक है। धारा भी हुआ इन सब में। स्पेशल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर अचीविंग मिनिमम रीजनेबल प्लान साइज। अब देखो ये जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ये था, इसमें फोकस लाया गया था वेरी स्मॉल स्टेट्स, वेरी स्मॉल स्टेट्स, जो बहुत छोटे स्टेट्स होंगे वो उनकी जब जीडीपी बहुत कम होगी तो वो इस तरह का प्लान बना ही नहीं पाएंगे कि वो किसी बड़ी स्कीम को अंडरटेक कर सकें, तो सेंटर उनको मदद करेगा। अब स्मॉल स्टेट्स क्या हुए? गोवा हुआ,
ठीक है, मणिपुर हुआ, ठीक है, ये सारे स्मॉल स्टेट्स हैं। ठीक है, अब गार्डियल फार्मूला में देखो, ये जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था वो इसमें अच्छे से चार्ट वाइज लिख दिया गया है। तो ये आप लोगों को जैसे एग्जाम में आए तो जल्दी से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। मैंने ये केवल इसलिए लिया है कि आप जल्दी से इसको कैसे लिख सकते हैं। वो लास्ट वाली स्लाइड जो थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। नेक्स्ट चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी। अच्छा, इतना सब हो हल्ला होता क्यों है कि क्यों सारे स्टेट्स बोलते हैं कि हाँ भाई हमें स्पेशल कैटेगरी दे दो? उसका पर्पज़ ये होता है कि देखो, स्पेशल अगर आप नॉर्मल स्टेट्स है तो सेंटर आपको जो भी फंडिंग देगा उसका क्राइटेरिया जो होता है 50-50 होगा, या 60-40 होगा, या 75-25 होगा। मतलब मैक्सिमम एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो स्टेट्स को पे करना पड़ेगा अपनी तरफ से, अपनी स्टेट की जीडीपी से। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हैं तो आपको 90% जो सब असिस्टेंस है वो क्या देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, आपको केवल 10% ही देना है। ठीक है, और ये 10% भी अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको एज ए ग्रांट, आपको एज ए लोन मिलेंगे, और उस लोन पे जो होगा वो 0% इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, अब देखो 30% ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टोटल बजट गोज टू SCS। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 100 रुपीज़ अगर आपके गवर्नमेंट के पास हैं स्पेंडिंग के लिए किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो सबसे पहले 30 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे किसमें, स्पेशल स्टेट्स को। बाकी 70 में आपका फार्मूला लगता था, जब तक ये गार्डियल फार्मूला एप्लीकेबल रहा। अब तो खत्म हो गया है। अब क्या है कि इसके साथ ही आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इसमें कंसेशन दिए जाते थे, जिससे इन जगहों पर इंडस्ट्री आए। क्या है, इंडस्ट्री आए। अब जैसे जीएसटी है अभी भी, ठीक है, अभी भी जीएसटी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप गुड्स प्रोड्यूसिंग है या फिर आपका सर्विस प्रोड्यूसिंग है, तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई 40 लाख और 20 लाख जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी हैं तो यही ये 20 लाख हो जाता है, और यहाँ पे ये 10 लाख हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी के लिए आपका जो टर्नओवर है, अगर आप नॉर्मल स्टेट्स में रहे हैं तो 40 लाख और 20 लाख है गुड्स एंड सर्विसेज में। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं तो 20 लाख और 10 लाख है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और ये पर्पस क्या है इसका, जैसे स्ट्रीमलाइन हो पूरी टैक्स प्रोसेस। ठीक है, आपको ये एग्जांपल में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये नॉर्मल स्टेट्स को फायदा है, नहीं जीएसटी, लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना एक अच्छी बात है। तो तभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 20 लाख और 10 लाख दिया गया है, और ये भी एज्यूम किया गया है कि स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज होंगी इनिशियली वो इतनी बड़ी लेवल पर नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि अगर आपको जैसे ये लोन मिल रहा है, वो आपने उस फाइनेंशियल ईयर में उस लोन का पूरा, उस स्कीम का पूरा खर्चा नहीं कर पाया, तो वो वापस नहीं जाएंगे, आप उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अनस्पेंट मनी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड डज नॉट लैप्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्ट स्वैपिंग हो जाती थी। अच्छा, डेप्ट स्वैपिंग क्या होती है? डेप्ट स्वैपिंग होती है कि अगर आपके पास बहुत सारे लोन्स हैं तो जनरली क्या होता है कि आप उन लोन को एक सिंगल लोन में कन्वर्ट कर लो और उसको आप पे करते रहो। जनरली ये जो डेब्ट स्वैपिंग है वो तब की जाती है जब लो इंटरेस्ट रिजाइम होती है। लो इंटरेस्ट रिजाइम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने जब लोन लिया था तो आपने लिया है 13% पे लोन। ठीक है, एक आपका लोन है वो 10% पर है, एक आपका लोन है वो 12% पर है, ऐसे आपके लोन हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप लोन लेते हो तो आपको वो लोन 8% में आपको मिल जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इन सारे लोन को मर्ज करके एक लोन ले लोगे जो 8% पर होगा। ठीक है, तो आपका पर ईयर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी डेप्ट स्वैपिंग। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनकी डेप्ट को रिलीफ भी कर देती है कि हाँ चलो, कहता है आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंटरेस्ट मत दो। तो ये सारी फैसिलिटीज होती हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दी जाती है। तो अभी इस चैप्टर में अभी इतनी ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो थोड़ा बहुत बचा है वो ये बचा है कि पोस्ट 2014 क्या हुआ, या फिर 14th फाइनेंशियल कमीशन के बाद ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो खत्म कर दिया गया। तो क्यों किया गया, इसका फायदा है, नुकसान है, आगे कोई स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।